हेलो बेटा। बेटा जो हम क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं उसमें बेटा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 को हम लोग पढ़ रहे थे वो अब हम उसके अगले स्टेप पर पहुंच चुके हैं। जो गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, गैमेटोजेनेसिस का जो सेकंड पार्ट है oogenesis, उसमें हम पहुंच चुके हैं। इसके पहले बेटा हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा कि कौन सी सेल्स स्पर्म को बना रही है और कौन सी सेल्स सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है और कौन कौन से हार्मोन्स उसमें हेल्प कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस करने में। और हमने ये भी देखा बेटा कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। इस स्पर्म के स्ट्रक्चर के एक एक पार्ट को देखा हमने, उसके फंक्शंस को भी देखा हमने, सारी चीजें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस पर चलते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं अब oogenesis को, ठीक है ना बेटा। oogenesis यहाँ पर दिया हुआ है किताब में आपके पहली ही लाइन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis व्हिच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल गैमेट का बनना तो oogenesis कहलाता है, लेकिन अगली उसी के आगे ये लिख दिया है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस से मार्केडली डिफरेंट होता है, यानी कि ये बहुत अधिक डिफर होता है। यानी कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस को oogenesis से कंपेयर करेंगे तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस दिखाई देगा बेटा, ठीक है ना। वो डिफरेंस क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर समझें। आप ऐसे ही समझ जाएंगे बेटा कि जो oogenesis है, ठीक है ना, oogenesis प्रोसेस में हम अब देखेंगे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपने पढ़ा है और oogenesis अगर आप देखेंगे तो दोनों को जब आप पढ़ लेंगे ना तो हम दोनों में डिफरेंस को निकालेंगे। जैसे होता है ना कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, अब दोनों के अंदर के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन इसको पढ़ा है तो हम ये डिटरमिनेट कर लेंगे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ लिया है, oogenesis को पढ़ लिया है, तो दोनों चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो जानी है, ठीक है ना। वो आप क्लियर कर लोगे, आप भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है ना। बाकी मैं तो हूँ, बताऊंगा मैं भी यहाँ पर, ठीक है। चलो oogenesis प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो मेल में प्यूबर्टी के दौरान आरंभ हो रही थी। वो स्टार्ट जो हो रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के दौरान हो रहा था, लेकिन oogenesis प्रोसेस में आप देखेंगे इतना खूबसूरत ये आप कह सकते हो कि ब्यूटी ऑफ नेचर, कि आप देखोगे कि ईश्वर ने कितना ये खूबसूरत नेचर ने कितनी खूबसूरत डिजाइन किया है। यहाँ पर आप समझोगे कि ये कैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमारे नेचर में, हमारी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व है। आप समझेंगे तो खुद ही आप शॉक्ड रहोगे कि यार इतनी बड़ी घटनाएं हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं। ठीक, आप इसको समझेंगे तो मजा आएगा बेटा, ठीक है ना। आप ऐसे एकदम एक चीज ये भी कहते हैं अटेंटिव रहिएगा इसमें, ठीक है ना। इस लेक्चर के दौरान पूरा का पूरा अटेंटिव रहेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे इसको। चलो अब हम इसको शुरुआत करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कब आरंभ हुआ था बेटा? वो आरंभ हुआ था कब? आपको याद होगा ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान ही कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, वही एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रही थी, तब जाकर के स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है बेटा, ठीक है ना, जस्ट उल्टा है। यहाँ पर जो बेटा oogenesis प्रोसेस है, oogenesis प्रोसेस बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। कैसे? इसको समझो बेटा। जब जो फीमेल फीटस होता है, फीमेल फीटस जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर रहा होता है तो 5th वीक के दौरान ही, ठीक है ना, 5th वीक के दौरान ही उसमें लगभग 2 मिलियन जर्म सेल्स बनते हैं। 2 मिलियन जर्म सेल्स बनते हैं। ये जर्म सेल्स बेटा, अब यहाँ पर जर्म सेल्स क्या कहेंगे? प्रोलिफरेट करते हैं। जर्म सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और 20 वीक तक पहुंचते ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें बेटा, 20 वीक तक पहुंचते ही ये कितनी संख्या में हो जाएंगे? ये लगभग 7 से 8 मिलियन की संख्या में ये पहुंच जाते हैं। लगभग कितना? 7 से 8 मिलियन की संख्या में ये पहुंच गए। अब ये 7 से 8 मिलियन तक की संख्या में पहुंचने के बाद ये इनका पीक पॉइंट होता है, प्रोलिफरेट कर चुके हैं। ये इतना प्रोलिफरेट करने के बाद अब इनमें क्या होगा बेटा? अब जैसे ही एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता रहता है और डेवलपमेंट के बाद जन्म के पश्चात भी ये जर्म सेल्स जो होती हैं ये लगातार लॉस होती रहती हैं। तो जर्म सेल्स के लगातार लॉस होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा एट्रेसिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। एट्रेसिया कहलाता है, ठीक है ना, ये एट्रेसिया कहलाता है। लगातार वो जर्म सेल्स लॉस होती रहती हैं।
इसको आप यहां पर समझें, जैसे हमने कहा कि बेटा ये क्या है, ये एक जर्म सेल्स है, ठीक ना, जर्म सेल्स है, ठीक, ये जर्म सेल्स है। इसने क्या किया, इसने किया प्रोलिफरेट किया, ठीक है ना, प्रोलिफरेट किया। प्रोलिफरेट करने के बाद क्या किया, ढेर सारे जर्म सेल्स को बना लिए, ढेर सारे जर्म सेल्स को यहां पर इसने बना लिया, ढेर सारे जर्म सेल्स को बना लिया। अब यही जर्म सेल्स क्या करेगा बेटा, मान लेते हैं ये जर्म सेल्स क्या करेगा, जर्म सेल्स माइटोटिक डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है ना, माइटोटिक डिफरेंशिएशन करेगा। ये माइटोटिक डिफरेंशिएशन के बाद ये बन जाता है आपका जो यहाँ पर है उगोनिया, ठीक है ना, उगोनिया अभी माफ कीजिएगा, माइटोटिक डिफरेंशिएशन नहीं किया, ये प्रोलिफरेट करने के बाद ढेर सारा उगोनियम सेल्स बनाया, ठीक है ना, जो जर्म सेल्स है उसी को हम उगोनिया कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये उगोनिया क्या करेगा, उगोनिया करेगा बेटा, उगोनिया माइटोटिक डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है ना, ये इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा इधर, ठीक है ना, उगोनिया माइटोटिक डिफरेंशिएशन करेगा, इसको भी मिटा दे रहे हैं बेटा, ये तो समझाने के लिए बताया था। उगोनिया जो है, उगोनिया माइटोटिक डिफरेंशिएशन किया, ठीक है ना, माइटोटिक डिफरेंशिएशन किया, माइटोटिक डिफरेंशिएशन करेगा। तो माइटोटिक डिफरेंशिएशन जैसे होगा बेटा, वो प्राइमरी oocyte बना लेगा। कब हो रहा है ये सब माँ के गर्भ में पल रही फीमेल फीटस की बॉडी के अंदर ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी उस फीमेल फीटस का जन्म नहीं हुआ है, उसी दौरान ये सारी घटनाएं चल रही होती हैं, ठीक। अब ये माइटोटिक डिफरेंशिएशन करने के बाद आप क्या बना लेगा, ये प्राइमरी oocyte बना लेगा, ठीक है ना, प्राइमरी oocyte बना लेगा। आपको पता है कि उसमें क्या बना था, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइट्स बना था, ठीक है ना। अब वो स्पर्मेटोसाइट से क्या की थी, फर्स्ट मेयोसिस किया था, ठीक। अब उसी को अब वही चीज यहाँ पर भी बन रहा है, प्राइमरी oocyte बन गया। अब यही प्राइमरी oocyte क्या करना है, इसको प्राइमरी oocyte को अब फर्स्ट मियोसिस करना है, ठीक है ना, प्राइमरी oocyte को फर्स्ट मियोसिस करना है। जब ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोसिस करना चाहती है, जैसे ही ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोसिस करना चाहती है, तो वो मियोसिस का पहला स्टेज क्या होता है बेटा, प्रोफेज होता है। आपको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब हम आपको मियोसिस में पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में बेटा, लाइव क्लास में हमने आपको बोला है कि oogenesis पढ़ने से पहले आप मियोसिस को पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, 11th में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। जो बेटा प्रोफेज होता है, ये प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। इसमें डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये सब इसके सब स्टेजेस होते हैं। तो बेटा जैसे ही ये प्राइमरी oocyte सेल्स फर्स्ट मियोसिस करना चाहती है, तो ये प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट होने का मतलब क्या हुआ, गिरफ्तार हो गई, ठीक है ना, गिरफ्तार हो गई। जैसे ऐसे ही आप सिंपली समझ लीजिए, आप इस समय क्या चल रहा है, कोविड की वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से बहुत लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से आप चाहें तो अभी यूपी में तो मान लीजिए सैटरडे संडे को लॉकडाउन रहता है। आप क्या किए, घर से बाहर निकले, लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले, पूरी टीम बना करके चल रहे हैं। हम लोग साइकिल रैली निकालते हैं, बाइक रैली निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना। आप एक गैदरिंग का काम करते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी मास्क, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसा अगर निकलते हैं तो ठीक है। आप ऐसे निकलेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा भाई, हमारे देश में कानून का राज है, आप अरेस्ट हो जाओगे, गिरफ्तार हो गए। क्यों गिरफ्तार हो जाओगे भाई, ये तो शांति भंग कर रहा है, ये महामारी फैली है, गिरफ्तार हो गए आप, ठीक। तो ये कंडीशंस को क्रिटिकल बना देगा, ठीक है ना, कंडीशंस को क्रिटिकल बना देगा। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर कंडीशंस कौन सी क्रिटिकल बन रही है, क्यों इसको मियोसिस नहीं करने दे जा रहा, क्यों इसको अरेस्ट कर लिया गया प्रोफेज फर्स्ट में ही, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए बेटा प्रोफेज फर्स्ट में इसको इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि अभी उस फीमेल फीटस के अंदर ना तो प्रॉपर यूट्रस का डेवलपमेंट हुआ है, ना तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है, ना ही हार्मोन सिक्रेट करने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स डेवलप हुए हैं। इसलिए तो वो मियोसिस करने के बाद अगर ओवम बना लिया तो उस ओवम को सरवाइव करने के लिए वो फीमेल बॉडी कैपेबल नहीं होती है। इसलिए नेचर ने क्या किया है, वो मियोसिस फर्स्ट के दौरान ही प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में क्या कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी कि भाई इसके आगे तुम्हें अब नहीं जाना है, ठीक है ना, इसके आगे तुम्हें अब नहीं जाना है। तो बेटा जन्म के पहले तक की ये इतनी घटनाएं हो गई आपको,
समझ पाए? जन्म के पहले पहले तक के कि जो सेल्स हैं वो सेल्स मियोसिस फर्स्ट तक मियोसिस करना चाहती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है। वजह हमने आपको बताया कि वजह ये है कि वो सर्वाइवल नहीं होगा, कैपेबल नहीं होगा कि वो उसको बियर कर सके, उसकी बॉडी जो है, फीमेल बॉडी जो है। इस वजह से ये जो प्राइमरी oocyte सेल्स है ये अरेस्ट कर ली जाती है किस स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। ये कंडीशंस कहलाती है बेटा डिक्टियोटीन। डिक्टियोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। ये कंडीशंस कहलाती है डिक्टियोटीन। ये टर्मिनोलॉजी बेटा जो हम आपको बताते हैं सब नोट करते जाया करो, ठीक है ना। ये डिक्टियोटीन स्टेज में आकर के ये रुक गई, स्टॉप हो गई, ठीक है ना। यहां पर ये अब रुक सा गया। अब क्या हुआ? अब फीमेल फीटस का जन्म हुआ। बात समझ रहे हैं? अब फीमेल फीटस का जन्म हुआ। अब उसके अंदर कुछ मिलियंस जो है ये oocytes बचे हुए हैं, सारे के सारे oocytes जो हैं मियोसिस स्टार्ट कर चुकी हैं और मैक्सिमम तो लॉस हो चुकी हैं, एट्रेसिया हो चुका है मैक्सिमम का, ज्यादातर लॉस हो चुके हैं। कुछ लाख में बची हुई हैं, ठीक है ना, कुछ लाख में बची हुई हैं, लेकिन उनका भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड स्टेज तक क्या होगा? चाइल्डहुड स्टेज तक जो प्राइमरी oocyte सेल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनका ग्रोथ होता रहेगा, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हैं, गिरफ्तार हुई हैं, वहीं पर अटकी पड़ी हैं, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जैसे जैसे फीमेल बॉडी का ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे इस जो प्राइमरी oocyte सेल्स है जो कि प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड है उसका भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। इतना आपको पता चला, ठीक। तो अब जैसे ही चाइल्डहुड स्टेज को पार किया, यहाँ पर जो मैंने ये जो बीच में यहाँ पर हमने ये वाला बताया है, ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ये बेटा क्या है? ये चाइल्डहुड स्टेज है। चाइल्डहुड स्टेज में कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्राइमरी oocyte का ग्रोथ होता है, इतना आपको पता। जैसे ही वो गर्ल, ठीक है ना, जो गर्ल है वो अब प्यूबर्टी को अटेन करेगी। जैसे भारत में प्यूबर्टी का लगभग 10 से 14 साल के बीच माना जाता है, 12 से 14 साल के बीच माना जाता है। प्यूबर्टी जैसे ही आती है, ठीक है ना, प्यूबर्टी जैसे ही आए, अब जैसे कुछ ऐसा भी फैक्टर पूछ सकते हो कि सर ये तो आपने बता दिया कि नॉर्मली कि वो अरेस्ट हो चुकी है, वो कंसीव नहीं, मतलब वो उसकी बॉडी बेयर नहीं कर सकती है। एक ओवम को आप अगर मान लीजिए उस ओवम बन गया इन केस, क्या हम उसको फर्टिलाइज भी कर सकते हैं? क्योंकि उस समय यूट्रस वगैरह तो कुछ डेवलप है नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट डेवलप है नहीं, सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम जो है अनडेवलप्ड है। तो अब सवाल ये है कि क्यों अटक गई वहां पर? देखो बेटा, जो भी आपकी जो मियोसिस करते हैं ना, सारे मियोसिस करने के लिए हर स्टेज के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। वही फैक्टर अगर अवेलेबल होंगे तभी जो है आपकी सेल्स मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब करती रहेंगी। तो वही फैक्टर absent होते हैं उस दौरान, इस वजह से ये जो है डिप्लोटीन स्टेज को पार नहीं कर पाती, उसी में वो फंसी हुई, अटकी हुई, पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये प्यूबर्टी को अटेन करेगा, प्यूबर्टी को अटेन करते ही वो सारे फैक्टर अवेलेबल हो जाएंगे बॉडी में, वो सारे फैक्टर बनने लगेंगे जो कि प्राइमरी oocyte सेल को प्रोफेज फर्स्ट में अटका के रखा हुआ था, वो सारे फैक्टर अवेलेबल होंगे। और क्या होगा बेटा? वो तुरंत जो है बेटा मियोसिस स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना, वो तुरंत जो है मियोसिस स्टार्ट कर देगी। देखो यहाँ पर वो सेल्स है, यही वाली सेल्स है यहाँ पर जो कि अभी अरेस्टेड है। मियोसिस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर भी डिप्लॉयड लिखे हो, यहाँ पर भी डिप्लॉयड लिखे हो, क्योंकि अभी यहाँ पर मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही ये प्यूबर्टी, जैसे यहाँ पर हमने ये रेड वाली लाइन के नीचे का हिस्सा हमने बताया है कि जैसे ही वो प्यूबर्टी को अटेन करेगी, प्यूबर्टी को अटेन करते ही फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा बेटा। बात को समझिएगा यहाँ पर, जैसे ही प्यूबर्टी अटेन किया, सारे फैक्टर अवेलेबल हुए, वो प्रोफेज फर्स्ट को जो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हुआ था वहां से उसको बेल मिल गई, मतलब समझ रहे हो ना, वहां से उसको बेल मिल गई, जो है जमानत मिल चुकी है। अब वो जमानत मिलने के बाद ये वाली सेल्स क्या की है, अब अपने प्रोफेज स्टेज को पार किया, सारे सब स्टेजेस को पार करते हुए मेटाफेज स्टेज में पहुंचा, एनाफेज स्टेज में पहुंचा, टीलोफेज स्टेज में पहुंचा। फिर उसके बाद क्या किया, वो फाइनली एक हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी, दो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी, जो डियाड ऑफ सेल्स जो बने थे, ठीक है ना, फर्स्ट मियोसिस करने के बाद। तो अब यहां पर आप देखोगे कि एक सेल्स तो जो है, एक सेल्स यहां पर आप बड़ी देख रहे हो, एक सेल्स यहां पर छोटी देख रहे हो, ठीक है ना,
छोटी देख रहे हो। कब हो रहा है? प्यूबर्टी के बाद हो रहा है, ठीक है ना, प्यूबर्टी के बाद, यहाँ से प्यूबर्टी के बाद जो है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ मानी जाती है प्यूबर्टी के बाद, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैसे ये बड़ी सेल्स, यहाँ पर छोटी सेल्स, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हुआ है। अनइक्वल डिवीजन का मतलब ये है कि जो यहाँ पर मियोसिस कर रही है, मियोसिस करने के लिए जो सेल्स जो यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte ने एक सेल को अधिक साइटोप्लाज्म दे दिया, एक सेल को कम साइटोप्लाज्म दिया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम देंगे, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, यानी 23 क्रोमोसोम इसमें भी होंगे, 23 क्रोमोसोम इसमें भी होंगे, लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्म अधिक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम है। तो ये वाली सेल्स जो है ये यूजलेस होती है, इसलिए इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक, यहाँ पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ठीक। और यहाँ पर ये अत्यधिक साइटोप्लाज्म को, अत्यधिक यॉर्क सैक को होल्ड किया हुआ है, साइटोप्लाज्म को होल्ड किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर बड़ी सेल्स है। अब यहाँ पर ये क्या कहला रही है? ये सेल्स जो फर्स्ट मियोसिस कर चुकी है ये सेकेंडरी oocyte कहला रही है। यहाँ तक बेटा आपको फंडामेंटल क्लियर हुआ, ठीक है ना, फंडामेंटल क्लियर हुआ। एक चीज बेटा मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर जैसे ही प्यूबर्टी को अटेन करती है फीमेल बॉडी, जैसे ही प्यूबर्टी को अटेन करती है फीमेल बॉडी, जो ये प्राइमरी oocyte सेल्स बचती हैं, ठीक है ना, जो ये माफ कीजिएगा, जो ये oogonia सेल्स बचती हैं, ये oogonia सेल्स एनसीईआरटी ने दे रखा है कि यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर महज 60 to 80,000 oogonia सेल्स ही रह जाती हैं, बाकी सबका क्या हो जाता है? एट्रेसिया, यानी लॉस हो जाती हैं, ठीक है ना। सोचो 7 से 8 मिलियन सेल्स बन चुकी थी जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, वो 7 से 8 मिलियन सेल्स प्यूबर्टी आते आते वो सब की सब खत्म हो चुकी, सारी की सारी लॉस हो चुकी। अब बची कितनी है? महज 60 से 80 हजार, 60 से 80 हजार बची हैं बेटा। लेकिन इन 60 से 80 हजार में जो oogenesis में भाग लेती हैं ना, उसमें सिर्फ महज 400 सेल्स भाग लेती हैं, है ना, अमेजिंग, ठीक है ना। सोचो 60 से 8 मिलियन सेल बनी, वहां से आते आते लॉस होते होते 60 से 80 हजार बची। 60 से 80 हजार बचने के बाद जो oogenesis में पार्टिसिपेट जो सेल्स कर रही हैं वो क्या है? वो कितनी बचती हैं? वो कितनी पार्टिसिपेट करती हैं? महज 400। जैसे मान लेते हैं ये ओवरी है, ठीक है ना, ये ओवरी है, इसमें ये सारी सेल्स यहाँ पर धंसी हुई हैं, ठीक है ना, सारी सेल्स धंसी हुई हैं। अब जो सेल्स डोमिनेट करेगी, जो oogonia सेल्स डोमिनेट करेगी, वही आगे की ओर निकल करके आएगी, oogenesis प्रोसेस में भाग लेगी, जो सेल्स डोमिनेट करती है। जैसे कहते हैं बेटा कि अगर 20 से लेकर के 30 के बीच में अगर जो बच्चा होता है बेटा, जो बेबी अगर किसी को होता है, पार्चुरेशन होता है, जन्म होता है बच्चे का, तो वो ज़्यादा हेल्दी बच्चा माना जाता है। और ये 35 के एबव अगर जाते हैं, 35 के एबव अगर किसी को संतान की प्राप्ति होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा जो oogonia सेल्स होती है ये ओवर एज्ड हो चुकी होती है, ठीक है ना। ये ओवर एज्ड होने की वजह से उस दौरान जो बच्चे होते हैं वो जो है मल फंक्शनिंग का शिकार हो सकते हैं, ऐसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और उसके पहले जो बच्चे होते हैं वो न्यूली oogonia सेल्स होते हैं, यंग oogonia सेल्स होते हैं, ये ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, ठीक है ना। ये तो बेटा अलग है, आप अगर ईश्वर ने चाहा तो आप अगर MBBS में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये और बेहतर पढ़ाया जाएगा, उसकी तो लाइफ ही अलग होती है बेटा। अभी से अगर उसके आप ख्वाब देख रहे हैं तो दैट्स गुड फॉर यू। और ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी जाओ उसमें, जिसमें मेरे साथ साथ आप अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर सकें, ठीक है बेटा। चलो वो अलग बात है, हम यहाँ पर ये इतना समझ पाए ना, जो बताया हमने कि प्यूबर्टी के दौरान महज 60 से 80 हजार oogonia सेल्स रह जाती हैं, जो कि सब के सब किस में अरेस्टेड है? इसमें, ठीक है ना बेटा, इसमें प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्टेड है, ठीक। चलो यहाँ पर इतना तो हो गया, इतना आपको पता चला। सेकेंडरी oocyte आपने बना लिया। अब सेकेंडरी oocyte को आप बोलो कि चलो भाई तुम मियोसिस करो, कौन सा? सेकंड मियोसिस करो, सेकंड मियोसिस करो भाई, चलो सेकंड मियोसिस करो। सेकंड मियोसिस करने के लिए वो कहता है कि भाई मैं अब नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं करूंगा? अरे यार सेकंड मियोसिस करने के लिए तो हमको सेंट्रियोल चाहिए, सेंट्रियोल तो हमने दिया ही नहीं, फिर मैं कहाँ से सेकंड मियोसिस करूँ? उसने कहा अच्छा भाई रुको, नेचर ने कहा कि अच्छा भाई रुको,
ये जो संवाद हो रहा है उगोनियम और नेचर के बीच में, ये काफी इंटरेस्टिंग संवाद है। नेचर कह रहा है उगोनियम सेकेंडरी oocyte को कि भाई एक काम करो, चलो अब तुम सेकंड मियोसिस कंप्लीट करके फटाक से ओवम बनाओ। ओवम बनाने के बाद स्पर्म हम बना ही चुके हैं, अब फर्टिलाइज हो जाओ, जल्दी से एक न्यूबॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करो। तो कहता है हे प्रभु, अब तो हमें सेकंड मियोसिस करने के लिए हमारे पास तो सेंट्रियोल चाहिए, हमको सेंट्रियोल तो हमारे पास है ही नहीं। तो कहते हैं प्रभु का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, जो हमने स्पर्म बनाया था, स्पर्म में हमने एक्स्ट्रा सेंट्रियोल को रखा था, ठीक है ना, स्पर्म में हमने एक्स्ट्रा सेंट्रियोल को रखा था। वो सेंट्रियोल था डिस्टल, माफ कीजिएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है ना। दो सेंट्रियोल होते हैं, डिस्टल और प्रॉक्सिमल। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था उसमें हमने एक एक्स्ट्रा सेंट्रियोल को स्पर्म के अंदर रख दिया है। तो चलो एक काम करो, अभी तुम क्या करो, अभी तुम ओवरी से बाहर निकल कर आओ, ठीक है ना। फर्स्ट मियोसिस कर चुके हो, सेकेंडरी oocyte कर चुके हो, सेकेंडरी oocyte करने के बाद अब तुम जो प्रोफेज करो, प्रोफेज के बाद मेटाफेज करो, मेटाफेज के बाद वो अरेस्ट हो जाती है फिर से, ठीक है ना। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर अरेस्टेड इन मेटाफेज, ठीक है ना, अरेस्टेड इन मेटाफेज। अब मेटाफेज आपको पता होना चाहिए कि वो पोल्स ऑफ इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, सेंट्रियोल होता है, स्पेंडल फाइबर्स बनाते हैं, वो स्ट्रेच करके सेपरेट करते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मेटाफेज में वो अरेस्ट हो चुकी है। और जो प्रभु हैं हमारे, वो प्रभु कहते हैं कि एक काम करो, अब तुम ओवरी से बाहर निकलो, चलो ओवरी से बाहर निकलो, हम स्पर्म इधर से आएगा, स्पर्म जब आएगा तो वो साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा सेंट्रियोल भी लेके आएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लिख दिया है कि फर्स्ट कंप्लीट एंड ओयूलेट, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ओयूलेशन होगा। ओवरी से ओवम का बाहर निकलना ओयूलेशन कहलाता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो ओवम निकला नहीं, यहाँ पर क्या निकला, सेकेंडरी oocyte निकला बेटा, याद रखिएगा, ओवम तो बना ही नहीं है अभी। क्या निकल रहा है, सेकेंडरी oocyte निकला। और जो सेकेंडरी oocyte निकला, ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte निकला, सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया ये स्पर्म, ठीक है ना। ये स्पर्म आया, स्पर्म इसके अंदर एंटर कर गया। किसके अंदर एंटर किया, ओवम के की oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर। यस, आप कह रहे हो किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर। सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्म जैसे ही एंटर करता है बेटा, जैसे ही स्पर्म एंटर किया, वो जो है अपना सेंट्रियोल उसको दिया, तुरंत फटाक से क्या हुआ, मियोटिक फास्ट डिवीजन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तुरंत सेकंड मियोसिस कंप्लीट हुआ, मेटाफेज कंप्लीट, एनाफेज कंप्लीट, टीलोफेज कंप्लीट, सबके सब कंप्लीट। क्या हुआ, फटाक से फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ओवम बना कि जाइगोट बना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे किताब ने लिख दिया है बेटा कि ओवम बनता है, ठीक है ना बेटा, ये सेकंड मियोसिस करने के बाद बेटा ये ओवम बनता है, ठीक है ना। तो ओवम शब्द टेक्निकली करेक्ट नहीं है, ये बेटा सेकेंडरी oocyte का ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सेकेंडरी oocyte के फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा तुरंत जाइगोट बन जाता है। तो कुछ पलों के लिए सिर्फ ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना बेटा। इतना आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर ये होप आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा जटिल है। मैंने पहले ही कहा था कि आप अटेंटिव रह करके मेरी बकबक को सुनोगे तो ये आपको यहाँ पर ये फंडा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलो इतना आपको क्लियर हो गया। आप इसमें जो समझ में आए वो नोट कर लीजिए, जो मेरी बकवास में आपको सुनाई दिया है उसको भी नोट कर लीजिए। फिर इसको मिटा करके बेटा एक बार जो ओवरी का सेक्शन दिया है यहाँ पर, जो ये एनसीईआरटी ने दिया है कि 3.7 पे डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी, इसको भी हम बना करके आपको समझा देते हैं। फिर इसको तो और बेहतर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझ पाओगे। इसको हम यहाँ पर एक बार समझा देते हैं, फिर आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तब तक इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं बेटा। हाँ बेटा देखो, ये एक जो हमने फिगर संख्या 3.7 डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी, जैसे बेटा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि एक सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स का हमने सेक्शन बना करके देखा था, उसमें कौन कौन सी सेल्स पार्टिसिपेट कर रही थी, कौन कौन सी सेल्स थी, वो हमने देखा था। उसके वो अब ये डायग्राम थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको oogenesis प्रोसेस को इधर साइड करके इधर इसको बना नहीं पाया था। तो आप तो बना ही चुके हैं, उसको साइड में रख के इससे कंपेयर कीजिएगा, इससे कोरिलेट कीजिएगा, सारा फंडा क्लियर होगा यहाँ पर। देखो बेटा, हमने बताया
कि हमने क्या कहा था कि जो oogenesis प्रोसेस होती है वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। तो जो यहाँ पर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ठीक है ना, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। यही प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स क्या करती हैं बेटा, ये प्रोलिफरेट कर चुकी हैं। प्रोलिफरेट करने के बाद इसी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, oocyte यही सेल्स बनाती हैं। तो हमने बताया था कि ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कितनी संख्या में होती हैं बेटा, उसमें हमने एक गलती किया था थोड़े से पहले, हम थोड़ा सा बार बार गलती कर रहे थे, लेकिन हम उसको सुधार कर रहे हैं इसी वीडियो में। हम बार बार उसमें oogonia बोल रहे थे, लेकिन हम oogonia न बोल करके हम फॉलिकल सेल्स बोलते तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना बेटा। हम फॉलिकल सेल्स बोल रहे हैं यहाँ पर, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट आउट कर लीजिएगा। बहुत बड़ी गलती नहीं है, oogonia ही बोलेंगे तब भी वो गलत नहीं है, डोंट वरी सो, ठीक है ना। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बेटा क्या की हैं, आपको पता है कि प्रोलिफरेट किया, काफी संख्या में बनाया, 7 से 8 मिलियन की संख्या में बनाया। यहाँ पर देखो जैसे 6 हमने दिखाया है और यहाँ पर 3 दिखाया है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम संख्या में वो डीजेनरेट हो गई हैं, लॉस हो गई हैं, कंडीशंस थी एट्रेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी फॉलिकल बना, इसी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बेटा जो oocyte सेल्स होती हैं इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। जो oogonia सेल्स होती हैं इनका डेवलपमेंट इसी प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर होता है, ठीक। तो ये जो यहाँ पर oogonia सेल्स है, ठीक है ना, यहाँ इसके अंदर oogonia सेल्स बनी। oogonia सेल्स इसी प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर क्या कर रही हैं बेटा, क्या कर रही हैं, वो माइटोटिक डिफरेंशिएशन कर रही हैं। माइटोटिक डिफरेंशिएशन करने के बाद वो क्या बनाई, वो बनाती है प्राइमरी oocyte बनाती है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर वो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन यहाँ पर इसने किया। एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है ना बेटा। यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर ही oocyte का फॉर्मेशन होगा। तो इसी प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर बेटा, इसी प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर एक और लेयर बन जाती है, एक और लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। इन सेल्स को कहते हैं बेटा ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है ना, ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है ना। ये ग्रैनुलोसा सेल्स बेटा 2 लेयर की होती है, 2 लेयर की होती है। इनको एक थीका भी कहते हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स की जो लेयर होती है थीका मींस कोट बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि देखो अगर यहाँ पर पढ़ोगे, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर भी क्या होगा, ये ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप हो जाएंगे, इसके ऊपर भी ये ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप हो गए ढेर सारा। जैसे ही ये ग्रैनुलोसा सेल्स की 2 लेयर यहाँ पर डेवलप हो जाती है, अब जो ये प्राइमरी फॉलिकल थी वो अब क्या कहलाने लगी, सेकेंडरी फॉलिकल। कंफ्यूज मत होइए इसमें, हमें लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसे सुनो आप इसको बेटा, क्या है, ये फॉलिकल सेल्स हैं, ठीक है ना। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बेटा क्या की, प्रोलिफरेट की, क्या बनाया, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बनाया, ठीक है ना। इसी प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर oocyte का निर्माण होगा, ठीक है ना, oogonia सेल्स बनेंगी। तो ये प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के ऊपर एक और लेयर, एक विशेष प्रकार की सेल्स की एक और लेयर बन जाती है। वो लेयर कहलाती, वो थीका डेवलप हो जाती है, उसको कहते हैं बेटा ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है ना। ये ग्रैनुलोसा सेल्स 2 लेयर की होती है बेटा, 2 लेयर की होती है। जो यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है बेटा कि जो थीका की लेयर होती है इसको बेटा हम थीका इंटरना और एक मिनट बेटा, थीका इंटरना और आउटर एक्सटर्ना, ठीक है ना, इनर। अभी हम आगे इसके आगे बता देते हैं, तो सो प्लीज परेशान मत होइएगा, ठीक है ना, आप रिलैक्स रखिए अपने आप को, ठीक। तो यहाँ पर ये ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर जैसे ही इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, सवाल ये है कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हुआ तो क्या हुआ, ऐसे ही समझ लीजिए। प्राइमरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल्स का विकास हो गया, वो बन गई सेकेंडरी फॉलिकल्स, और इसी सेकेंडरी फॉलिकल्स में बेटा वो oocyte बन चुकी है। कौन सी oocyte, फर्स्ट oocyte बनेगी, ठीक है ना, प्राइमरी oocyte बनेगी। ये प्राइमरी oocyte, अब आपको पता है कि प्राइमरी oocyte का क्या हो रहा है यहाँ पर, ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाएगी, मियोसिस करना चाहेगी, अरेस्ट हो जाएगी। किस स्टेज में अरेस्ट हो जाएगी, आप कहोगे सर प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटेन स्टेज में अरेस्ट हो जाएगी। जो कंडीशंस कहलाती है डिक्टियोटीन कंडीशंस कहलाती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है ये, वहां पर वो अरेस्ट हो जाती है। और
जन्म भी होता है, चाइल्डहुड स्टेज भी बीत जाता है, और प्यूबर्टी को जैसे ही पार करते हैं तो ये जो प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्टेड है वहां से अब इसको बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी इसको, ठीक है ना। इतना आपको पता है कि ये oocytes अब यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप हो गई, ठीक है ना। सेकेंडरी, अब इसी के अंदर ओवम है, ओवम नहीं, इसी के अंदर जो oocyte है वो इसी के अंदर बैठी है, ठीक है ना। इसी फॉलिकल सेल्स के अंदर जो कि और कवरिंग है, इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग है, इसी के अंदर oocyte का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अभी आप इसके अंदर जो कुछ घटना घटित हो रही है ओजेनेसिसली इस सेल्स के अंदर हो रही है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये जो होगा बेटा कि जो ये फॉलिकल सेल्स हैं, ये फॉलिकल सेल्स यहाँ पर तो ये आपको oocyte दिखाई दे ही रहा है, ठीक है ना। oocyte यहाँ पर रेड कलर से हमने बनाया जिससे आपको क्लियर दिख जाए, oocyte यहाँ पर आपको दिखाई दे ही रहा है। तो ये oocytes जैसे ही थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ेगी, ठीक है ना, जैसे ही ये ग्रोथ फेज में जाएगा इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ेगी, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर एक कैविटी बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक कैविटी बनती है, इसी कैविटी को हम कहते हैं बेटा एंट्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना। एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो कि किसमें जैसे इसके अंदर एक कैविटी बनेगी तो वो कहलाने लगती है क्या, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है ना। वो कहलाने लगेगी टर्शियरी फॉलिकल। मैंने टर्शियरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल से, ठीक है ना, सेकेंडरी फॉलिकल से वो ओवम का थोड़ा सा ग्रोथ होगा, oocyte का ग्रोथ होगा, वो बन जाएगी क्या, टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगी। और इसके ऊपर जो हमने बताया है कि फॉलिकल की दो लेयर होती है, जो फॉलिकल ग्रेफेन फॉलिकल के ऊपर जो सेल्स की एक लेयर बनी है उसको हम ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स दो लेयर की होती है, आउटर वाली सेल्स को कहते हैं, आउटर को हम कहते हैं एक्सटर्ना, ठीक है ना, एक्सटर्ना, और इनर को कहते हैं बेटा हम, इनर सेल्स को इंटरना, ठीक है ना, इंटरना, ठीक है ना। इनर वाली सेल्स को हम इंटरना कहते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये फंडामेंटल आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये इंटरना कहला रहा है। अब यहाँ पर ये टर्शियरी फॉलिकल बन गया, यहाँ पर ये एंट्रम भी है, ठीक है ना। एंट्रम क्या है, एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है ना। एंट्रम क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी appeared in टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है ना, appeared in टर्शियरी फॉलिकल, इतना जानते रहो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये वाला जो तीनों स्टेज आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये वाला, ये स्टेज कहलाता है प्री एंट्रम स्टेज कहला रहा है, ठीक है ना। तो जहां से एंट्रम दिखेगा वहीं से वो टर्शियरी फॉलिकल कहलाने लगेगा, ठीक है ना बेटा, वहीं से वो टर्शियरी फॉलिकल हो गया, ठीक। तो ठीक है बेटा, तो क्या हुआ यहाँ पर ये टर्शियरी फॉलिकल से क्या हुआ, एंट्रम दिखा। जैसे इसमें एंट्रम दिखा बेटा, एंट्रम के बाद क्या होगा, ये जो है ओवम, इसके अंदर जो यहाँ पर माफ कीजिएगा, ओवम नहीं बेटा, जो यहाँ पर oocyte है, ठीक है ना, oocyte है, बार बार लिख रहे हैं। और कौन सी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है ना, oocyte है। ये मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक कौन सा स्टेज आ गया बेटा, प्यूबर्टी, ठीक है ना। तो अब यहां से यहां तक कौन सा स्टेज आपको दिखा, चाइल्डहुड, ठीक है ना। यहां से यहां तक, इसके और इसके बीच में चाइल्डहुड स्टेज, और यहां से यहां तक एम्ब्रॉयनिक स्टेज, ठीक है ना। थोड़ा सा लीपा पोती हो रहा है लेकिन बोल रहे हैं, नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। और यहां से यहां तक क्या, चाइल्ड एम्ब्रॉयनिक स्टेज, इसके बीच में क्या हुआ, माफी, यहां से यहां तक एम्ब्रॉयनिक स्टेज, यहां से यहां तक चाइल्डहुड स्टेज। और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेगा कौन सा स्टेज होगा, प्यूबर्टी का स्टेज होगा बेटा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेगा, ये ओवम, वो जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी, और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगी तो एक छोटी सी टीनी एक पोलर बॉडी भी बनती है, ठीक है ना। जो हमने बताया था कि वो कौन सी बॉडी, पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। तो यहाँ पर ये क्या है,
ये क्या है बेटा, ये आप कहोगे सेकेंडरी oocyte है, ठीक है ना, oocyte है। ये क्या है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है ना, ये क्या है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। ठीक, यहाँ पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। ये फर्स्ट पोलर बॉडी का फंक्शन तो अननोन है, एनसीईआरटी ने भी साफ साफ लिखा है बेटा कि इसका फंक्शन अभी तक नहीं पता, ठीक है ना, अभी इसका फंक्शन नहीं पता। आप जैसे मुझे एमएससी में पढ़ाया गया था कि ये जो डेवलपिंग जो एक्स होता है, जो डेवलपिंग oocytes होता है, उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो बेटा इसका मुझे, मैं अभी वो उस चीज़ को भी नहीं बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, साफ साफ लिखा है कि इसका फंक्शन अभी नहीं पता है। तो आप भी सिर्फ इतना जानते रहो कि इसका फंक्शन नहीं पता है, ये आगे चल करके डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है ना, डीजेनरेट हो जाती है। ठीक, देखो आगे ये अब यहाँ पर बेटा जो फॉलिकल सेल्स थी, सेकेंडरी oocyte बनते ही, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करते ही, जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है और ये टर्शियरी फॉलिकल चेंज हो जाता है बेटा ग्राफियन फॉलिकल में। टर्शियरी फॉलिकल चेंज हो गया किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गया। नाम याद रखिएगा, जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे ना तब इन सब चीजों का जिक्र करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल बना। अब पता है यही सेकेंडरी oocyte क्या करता है यार, सेकेंडरी oocyte का ही तो ओयूलेशन होता है, अभी इसके थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओयूलेशन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मियोसिस फर्स्ट किया, ओयूलेशन हो गया। ओयूलेशन हुआ भी तो ये मियोसिस सेकंड तो स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड में ये भी अरेस्ट हो चुकी है, ठीक है ना, मेटाफेज सेकंड में ये भी अरेस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप टेक्निकली देखोगे कि एग या ओवा तो निकल रहा है, लेकिन आप क्या कहोगे, एग या ओवा निकल रहा है कि सेकेंडरी oocyte निकल रहा है सच में। तो सच में अगर पूछोगे बेटा, सच और झूठ की बात नहीं है, जो किताब ने दे रखा है तो हम लोग थोड़ा सा उसी को ही देखते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर हम देख रहे हैं बेटा, नीट में भी, एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है कि ओयूलेशन किसका होता है, तो ओयूलेशन बेटा ओवम का नहीं होता है। उसमें आप तो गलती नहीं करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। उसमें क्या निकलता है बेटा, सेकेंडरी oocyte निकलता है। यहाँ पर क्या निकला, सेकेंडरी oocyte निकल गया, ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte निकला यानी ओयूलेशन हो गया। अब क्या बचेगा, अब बचा सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफियन फॉलिकल सेल्स, ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स बचा। अब ये पता है आपको, ये निकल करके कहाँ जाएगा, आपको पता है बेटा फाइमरी में जाएगा। फाइमरी से वो आगे स्टमक एम्पुला जंक्शन, वो पूरा का पूरा, इसके आगे का फंडा आपको पता है, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ जाता है जहां पर वो फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, वहां तक पहुंच गया। खैर छोड़ो, यहाँ पर इसका ओवम निकल गया। ओवम निकलने के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स है, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स रिग्रेस होकर के, ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स रिग्रेस होकर के ये बनाती हैं बेटा कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं, डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम। यहाँ पर लिखा है डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम। अब यहाँ पर ये कार्पस ल्यूटियम बना। कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती है, धीरे धीरे डीजनरेट होते हुए क्या बनाएगा, कार्पस एल्बिकन्स बनाएगा, ठीक है ना, कार्पस एल्बिकन्स बनाएगा और ये एल्बिकन्स डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, कार्पस एल्बिकन्स डीजनरेट हो जाएगा। तो अब बेटा यहाँ पर जैसे हमने पहले कहा कि ये जैसे हमने सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बना करके समझा था, ठीक उसी तरह हमने ओवरी का स्ट्रक्चर बना के समझा। ये आपको पता ही है कि ये ब्लड वेसल्स हैं, जो रेड कलर से बनाया है वो आर्टरी है, जो ब्लू कलर से है वो वीन है, इतना आपको पता ही है। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ये आर्टरी है, ये वीन है, इसके पीछे मीजोवेरियम लेयर होती है बेटा। यहाँ पर कुछ लिगामेंट भी होते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं। हमने ओवरी को जब पढ़ाया था तो वो आपको पता ही है, तो हम बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे। तो होप ये बेटा आपको ये जो हमने बताया ये फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली ऐसे ही समझना है कि बेटा क्या है, प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही बन रहे हैं, उसमें फॉलिकल सेल्स बेटा वो डेवलप हो रहे हैं, और उसी फॉलिकल सेल्स जो है प्राइमरी फॉलिकल सेल्स है, उसी प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर वो जो oogenesis प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। और प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर बेटा, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर ओवम बनना प्रारंभ हो चुका है, यानी oogenesis बनना प्रारंभ हो चुका है। उसके ऊपर कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स आती हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप होती हैं। वो ग्रैनुलोसा सेल्स एक लेयर बना लेती हैं, वो 2 लेयर बनाती हैं। आउटर, यहाँ पर हमने लिखा है कि आउटर एक्सटर्ना, इनर इंटरना, ये हमने लिखा है खीका बना लेती हैं, कोट बना लेती हैं।
फिर उसके बाद उसके अंदर एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को बेटा हम, वो कैविटी फ्लूइड से भरी होती है, उसको हम एंट्रम कहते हैं। और जैसे सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनने के बाद क्या होगा आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte बनने के बाद वो सेकेंडरी oocyte आगे निकल जाएगा और एक पोलर बॉडी बनता है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स है ये कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है, जिसे कार्पस एल्बिकन्स कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में चेंज होगा, फिर वो डिजनरेट हो जाएगी। होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको 2 बार 3 बार आप इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अब हम जब आगे हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे तो इसी ग्राफियन फॉलिकल और यही कार्पस ल्यूटियम कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स निकालते हैं, जिसे आप लोग एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के नाम से कॉमनली सुने हैं। इन्हीं में सारा खेल छुपा हुआ है, इन्हीं दोनों में सारा खेल छुपा हुआ है। और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलती है, इन्हीं से ही सारा फंडामेंटल क्लियर होगा बेटा। तो अभी आप सिर्फ इतना ही, आज हम यहीं पर इसको हम रोकते हैं बेटा। होप ये आपको समझ में आया होगा। आप बना भी लीजिए, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। इन केस फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो बेटा हम लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जैसा भी कहीं भी कोई डाउट हो। तो अगर फिर भी अगर डाउट होगा तो हम कोई उसके लिए हम जो भी आप डाउट होगा आप हमें शेयर करेंगे, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम उसको डिस्कस लेंगे। ठीक है बेटा, होप ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, आ गया होगा। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच।